पेशे खिदमत है कहानी छलावा। नॉर्वे की जबान में छलावे को नेनी कहते हैं। छलावे हर मुल्क में होते हैं, लेकिन ये कहानी नॉर्वे के छलावों की है। ये छलावे बोनो के खानदान से हैं। कद वही 2-3 फुट जो अक्सर बोनो का होता है। ये आज तक मालूम ना हो सका कि छलावे अपना बचपन कहाँ गुजारते हैं और जवानी में कहाँ रहते हैं, क्योंकि उनको जब भी देखा बूढ़े ही नजर आए। सफेद लंबी दाढ़ी, पेट को छूती हुई, लाल रंग की लंबी टोपी जिसकी नोकदार दुम में घुंघरू या फुंदना टंगा हुआ होता है और जरा सी हरकत से झूलने लगता है। छलावा किसानों के काम में खूब हाथ बटाता है, इसलिए किसान उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। अगर कोई किसान चाहता है कि उसकी फसल अच्छी हो, उसके मवेशी तंदुरुस्त रहें, गायें ज्यादा दूध दें और मुर्गियां मोटे अंडे दें, तो वो अपने खेत के आसपास रहने वाले छलावे का खास ख्याल रखता है, क्योंकि अगर किसान बोने छलावे का दोस्त होगा तो उसके सारे काम छलावा कर देगा। जानवरों को भूख लगी हो तो उन्हें खाना खिला देता है, बीमार पड़ जाएं तो उनकी देखभाल करता है, खेत में हल चलाने की जरूरत हो तो रात के पिछले पहर हल चलाकर जमीन हमवार कर देता है। किसान की नौकरानियां जब कभी चारे वाले कोठे में चारा लेने जाती हैं तो भूसे के ढेर के पीछे से 2 चमकदार आंखें झांकती हैं या एक साया सा निकलकर बाहर के दरवाजे की तरफ भागता दिखाई देता है। कभी ये साया लकड़ियों के ढेर के पीछे गुम हो जाता है और कभी चारे वाले कोठे के बीच में आ खड़ा होता है। छलावा बड़ा शरीर होता है और अपनी शरारतों से लोगों को हैरान करता रहता है। एक दफा का जिक्र है, किसी बहुत बड़े जिम्मेदार के घर 2 नौकरानियां काम करती थीं। रात का खाना खाकर उन्होंने बर्तन धोए और सूखने के लिए बावर्ची खाने की मेज पर रख दिए और खुद सोने के कमरे में चली गईं। सोने का कमरा बावर्ची खाने के बराबर ही था। अभी वो बिस्तरों में लेटी ही थीं कि बावर्ची खाने में जबरदस्त शोर हुआ। उन्हें ऐसे लगा जैसे किसी ने सारी पिरचें, प्यालियां और प्लेटें मेज पर से उठाकर फर्श पर दे मारी हों। वो डर गईं। उन्हें बावर्ची खाने में जाकर हकीकत मालूम करने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। एक कहती थी तुम जाओ, दूसरी कहती थी तुम जाओ। आखिर एक नौकरानी ने हौसला करके सोने के कमरे में खुलने वाला बावर्ची खाने का दरवाजा खोला और दबे पांव अंदर गई ताकि मालूम करे कि मामला क्या है। दरवाजा खोलते ही नौकरानी ने देखा कि बावर्ची खाने की बड़ी मेज के ऐन दरमियान में एक छलावा खड़ा है और चीनी के सारे बर्तन फर्श पर ढेर हैं। छलावे ने नौकरानी का सहमा हुआ चेहरा देखा तो खिलखिलाकर हंसा। वो इतने जोर से कह लगा रहा था कि उसकी पसलियां टूट गई हों। जब वो हंसते हंसते दोहरा होता तो उसकी लाल टोपी का फुंदना मेज को छूता था। बड़ी मुश्किल से हंसी का दौरा खत्म हुआ तो वो खिड़की के रास्ते गायब हो गया। उसके जाने के बाद बेचारी नौकरानी जल्दी जल्दी बर्तन समेटने लगी। वो ये देखकर हैरान रह गई कि कोई पिर्च, प्याली या प्लेट नहीं टूटी थी, सब ठीक ठाक थी। इस वाकये के चंद दिन बाद जिम्मेदार ने अपने बेटे को अस्तबल में घोड़ों को घास डालने के लिए भेजा। सर्दियों की रात थी और बेहद अंधेरा था। जो ही वो घास उठाने लगा तो 2 चमकदार आंखें घूरती हुई सी नजर आईं। ये वही कुत्ता है। कमबख्त को कितना मना किया कि अस्तबल में ना आया कर, लेकिन बाज ही नहीं आता। लड़के ने सोचा और फिर घोड़ों के आगे घास डाली और एक छोटी सी छड़ी से कुत्ते को घास के ढेर में से निकालने लगा। हट हट, चल चल हट यहाँ से। मगर वहाँ कुत्ता होता तो निकलता। वो बेकार इधर उधर छड़ी मारता फिरा, फिर खुद को समझाते हुए बोला, मेरा ख्याल है भाग गया। जब वो घर जाने के लिए बाहर निकला और चारे वाले अहाते के पास पहुंचा तो हाथ में पकड़ी हुई छड़ी उसकी टांगों में फंस गई और वो चारों शाने चित्त जमीन पर गिर गया। वो लड़खड़ा कर उठ खड़ा हुआ और कपड़े झाड़ने लगा। गुस्से से उसका खून खोल रहा था। उसने देखा कि अहाते के दरवाजे पर बैठा हुआ छलावा जोर जोर से हंस रहा है। यूं लगता था कि उसकी लाल टोपी अब गिरी कि तब। छलावे को एक चीज बेहद पसंद है और वो है क्रिसमस की खीर। क्रिसमस की खीर छलावे को तो बनानी नहीं आती, इसलिए किसान की बीवी क्रिसमस के मौके पर खास तौर से छलावे के लिए तैयार करती है। क्रिसमस से पहले की रात नौकरानी खीर से भरा हुआ प्याला लेकर चारे के कोठे में रखाती है। क्रिसमस की खीर आलू बुखारे या सेब की आम खीर नहीं होती, बल्कि मलाई की तरह होती है। उसमें दालचीनी, खोपरा, बादाम, पिस्ता, किशमिश और चीनी मिली होती है। इसके ऊपर छोटा सा मीठा केक रखा होता है। तो जनाब, किसान की बीवी छलावे को खुश करने के लिए ऐसी मजेदार खीर तैयार करती है। अगर कभी किसान की बीवी क्रिसमस की खीर देना भूल जाए तो छलावे को बड़ा गुस्सा आता है और वो किसान के सारे जानवरों को बीमार कर देता है। सारा साल किसान के काम बिगड़ते रहते हैं। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी फसल नहीं होती,
غرض बेचारा किसान साल भर तकलीफें उठाता रहता है। मशहूर है कि किसी जगह एक किसान रहता था। उसके पास बड़ी अच्छी ज़मीन थी, जानवर तंदुरुस्त थे, गायें काफ़ी दूध देती थीं, सेहतमंद और ताकतवर घोड़े थे जिनकी खाल ऐसी चिकनी और चमकदार थी जैसे उन्होंने कोट पहन रखे हों। रुपया पैसा भी काफ़ी था। गर्ज किसान के पास किसी चीज़ की कमी न थी। वो बड़ी बेफिक्री की ज़िंदगी बसर कर रहा था। बीवी हर वक्त मुस्कुराने और खुश रहने वाली थी। बच्चे सेहतमंद थे और हर वक्त हंसते रहते। एक दिन किसान ने सोचा कि उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। एक ही जगह रहते रहते वो उकता गया था। ये सोचकर उसने घर और खेत बेच दिए। यहाँ एक नया किसान आ गया। उस खेत में जो छलावा रहता था वो पहले किसान से प्यार करने लगा था। इसलिए नए मालिक के आने पर छलावे को बड़ी उलझन हो रही थी। वो मालूम करना चाहता था कि नया मालिक किस किस्म का है। जब शाम हुई तो छलावा किसान के घर में घुस गया। किसान अपनी बीवी से कह रहा था, वो किसान जो यहाँ से गया है कहता था कि इस घर में छलावा रहता है, उसका खास ख्याल रखना। मैंने आज तक ऐसी अहमकाना बात नहीं सुनी। बेचारा वहमी आदमी था। भला छलावे की भी कोई चीज होती है? खामखा का वहम। किसान की ये बात सुनकर छलावे को बड़ी हैरत हुई। उसके बाद किसान जब कभी चारे वाले कमरे में जाता तो जोर जोर से कहता, शू शू, चल दूर हो बिल्ली, या कहता, कुत्ते के बच्चे निकल यहाँ से। ये सुनकर छलावे को बड़ा ताव आता। आखिर उसने फैसला किया कि इस शक्की मिजाज आदमी को एक दिन खूब मजा चिखाऊंगा। उसने समझा क्या है, क्रिसमस में एक ही हफ्ता रहता था। किसान एक शाम चारे वाले अहाते में चारा लेने गया। वो हर रोज वहां जाता था। कोई नई बात नहीं थी। जो ही वो चारे का गट्ठा बांधने के लिए झुका, किसी ने उसकी गर्दन पर जोर से घूंसा मारा। किसान ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, कुछ नजर न आया। फिर झुका, फिर जोर का थप्पड़ पड़ा। वो फिर रुक गया। अब के किसी ने कमर में कोई चीज दे मारी। फिर उसके मुंह, सर, कमर, हाथ, पांव, टांगों, गर्ज पूरे जिस्म पर जूते बरसने लगे। वो दर्द के मारे हाय हाय करता कूदता फिर रहा था। मुक्कों से बचने के लिए कभी इधर दौड़ता कभी उधर, लेकिन मारने वाला नजर न आता था। अचानक उसकी नजर एक सफेद दाढ़ी वाले बोने पर पड़ी जो हाथ में छड़ी लिए खड़ा था। छलावा था तो कद में छोटा सा, मगर मारता इतने जोर से था कि किसान बिलबिला उठता था। हाय मैं मरा, हाय मैं मरा। किसान को भागने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था और छलावा चीख चीख कर कह रहा था, आओ तुम्हें छलावे से मिलाऊं, आओ ना तुम्हारी मुलाकात छलावे से कराऊं। अहमक कहीं के। जब छलावा किसान को खूब मार पीट चुका तो कहीं जाकर छुप गया। किसान का सारा जिस्म दर्द कर रहा था। उससे सीधा ना चला जाता था। वो बड़ी मुश्किल से लंगड़ाता हुआ घर तक गया और कई दिन तक बिस्तर में पड़ा रहा। छलावे को यकीन था कि अब किसान मान लेगा कि उसके घर में कोई छलावा रहता है। क्रिसमस के दिन नजदीक आ रहे थे। छलावे को जरूर उसका हिस्सा मिलेगा। क्रिसमस की खीर को याद करके उसके मुंह में पानी भर आया। अब वो क्रिसमस के आने के दिन गिनने लगा। क्रिसमस से एक दिन पहले छलावा भागा भागा चारे वाले कोठे में गया। उसका ख्याल था कि खीर रखी होगी, मजे से खाऊंगा, लेकिन अफसोस क्रिसमस की खीर उसे कहीं नजर न आई। घर वालों ने उसका हिस्सा निकाला ही नहीं था। छलावा मकान के रोशनदान पर चढ़ गया। वहां से अंदर झांकने लगा। बड़े कमरे में क्रिसमस की बड़ी बड़ी मोमबत्तियां जल रही थी। खूब रोशनी फैली हुई थी। लोग मेज के गिर्द बैठे खा पी रहे थे। मेज किस्म किस्म के खानों से भरी हुई थी। बड़े से प्याले में सुनहरी रंग की क्रिसमस की खीर पड़ी हुई थी, जिसमें से गरम गरम भाप उड़ रही थी। किसी को भी छलावे का ख्याल ना था। कोई भी उसके बारे में नहीं सोच रहा था। क्रिसमस के बाद जो साल शुरू हुआ तो नए किसान की सारी खेती बाड़ी तबाह बर्बाद हो गई। खेतों में खड़ी फसलें सूख गईं, घास सिरे से पैदा ही नहीं हुए, घोड़े सूख कर कांटा हो गए। गाय या तो बीमार रहती या इतना कम और पतला दूध देती कि गुजारा ही ना होता। जो रुपया उसके पास जमा था चोरी हो गया। यूं समझ लीजिए कि हर तरफ से मुसीबतों ने घेर लिया। जिस चीज में हाथ डालता था मट्टी हो जाती थी। बहुत परेशान हुआ। करे तो क्या करे। आखिर सोच सोच कर जमीन के पहले मालिक को खत लिखा, भैया मेरे साथ तो बहुत बुरी हुई, तुम ही कुछ मदद करो, मैं मर गया, बर्बाद हो गया। पहले किसान ने उसको खत लिखकर पूछा, क्या तुम छलावे का अच्छी तरह ख्याल रखते हो? कहीं उसे कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? अब तो नए किसान की हैरत की हद ना रही। उसने सोचा कि ओहो, चारे वाले कोठे में लाल टोपी और सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा छलावा ही होगा जिसने मुझे मार मार कर अधमुआ कर दिया था। ठीक है, अब मैं उससे मुलाकात करूंगा। जूं जूं करके साल गुजर गया। जब दोबारा क्रिसमस आया तो किसान ने अपनी बीवी से कहा कि खोपरा, पिस्ता, बादाम, किशमिश, दार चीनी और चीनी मिलाकर
मलाई की खीर तैयार करो, फिर इसको बड़े प्याले में भर दो, उस पर मीठा केक रखना मत भूलना। बीवी ने सारी चीजें डालकर खीर तैयार की तो किसान खुद लेकर चारे वाले कोठे में गया। मेज पर साफ सुथरी चादर बिछाई और खीर का प्याला उस पर रख दिया ताकि छलावा खुश होकर खाए। वो दिन और आज का दिन, नया किसान छलावे को खुश रखने की पूरी कोशिश करता है। अब उसके खेत खूब फसल देते हैं, मवेशी भले चंगे और तंदुरुस्त रहते हैं। उसका खेत पूरी वादी में सबसे अच्छा खेत है। सब कुंबा खुश और छलावा तो खुश है ही, इसलिए कि साल के साल क्रिसमस पर उसे मलाई की खीर से भरा हुआ प्याला जो मिलता है। पेशे खिदमत है कहानी दोस्ती का हक। एक शख्स ने अपनी हवेली के अंदर एक बाग लगवा रखा था जो उसे बहुत अजीज था। इस बाग में जहाँ तरह तरह के फूल अपनी बहार दिखाते थे, वहाँ सेबों के भी चंद दरख्त खड़े थे। उन दरख्तों पर जब फल लगता तो दूर दूर तक उनकी महक फैल जाती थी और लोगों को मालूम हो जाता था कि सेब पक चुके हैं और उनका मालिक उन्हें तोड़कर अपने अजीजों और दोस्तों में बांट देगा। वो शख्स आधे सेब खुद रखता था और बाकी आधे अजीजों दोस्तों में तकसीम कर देता था। ये सिलसिला मुद्दत से जारी था और उस शख्स ने अपने दिल में तय कर रखा था कि वो आखिरी दम तक इसी तरह करता रहेगा। चूँकि हर मौसम में वो खुद दरख्तों से सेब उतारता था, इसलिए उसे बखूबी इल्म था कि किस दरख्त पर कितने सेब लगते हैं, और जब कभी इत्तेफाक से एक आध सेब गिरकर खराब हो जाता या कोई परिंदा उसे नीचे गिरा देता तो उसे इस बात का फौरन इल्म हो जाता था। इन दरख्तों से कभी सेब गायब नहीं होते थे क्योंकि किसी को भी उन्हें उतारने की इजाजत न थी। एक रोज का जिक्र है, ये शख्स अपने बाग में घूम फिर रहा था। जब सेबों के पास पहुंचा तो उसे यकलख्त एहसास हुआ कि एक दरख्त से कुछ सेब गुम हो गए हैं। ये सेब कौन ले गया? मेरे सिवा यहाँ कौन आ सकता है? उसने खुद से सवाल किया और फिर ये सोचकर दिल को तसल्ली दे ली कि मुमकिन है मुझे ही गलत फहमी हुई हो या ठीक तरह से सेब गिन नहीं सका। दूसरे दिन वो बाग में गया तो उसे यकीन हो गया कि उसे गलत फहमी नहीं हुई है। एक दरख्त से वाकई कुछ सेब गायब हुए थे। वो हैरान था कि जब कोई भी यहाँ नहीं आता, कोई भी उन सेबों को उतारने की जुर्रत नहीं कर सकता, तो सेब गए कहाँ हैं? कोई परिंदा एक हाथ सेब तो नीचे गिरा सकता है, इतने सेब हरगिज नहीं, और किसी के यहाँ से ले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने बाग के मालिक को हुक्म दिया कि वो सारी रात जाग कर बाग में पहरा दे और देखे कि कौन दीवार फांद कर अंदर आता है और सेब चुरा कर ले जाता है। माली ने 3 रातें जाग कर काटी। वो हवेली की दीवार के साथ साथ फिरता रहा मगर कोई भी उधर न आया। चौथे रोज जब उस शख्स ने दरख्तों पर नजर डाली तो उसे पता चला कि चंद सेब और गायब हो गए हैं। अब तो वो सख्त परेशान हुआ कि जब रात के वक्त कोई आता भी नहीं तो सेब कहाँ चले जाते हैं, कौन ले जाता है उन्हें। उसने सोचा कि अब वो खुद जागेगा और पहरा देगा। चुनाचे वो सारी रात जागता रहा, लेकिन दीवार के आसपास कोई साया तक नजर न आया और सुबह मालूम हुआ कि एक सेब गायब है। सेबों का इस पुरस्रार अंदाज में गायब होते रहना एक मुअम्मा बन गया था और उस शख्स ने अब पक्का इरादा कर लिया था कि वो किसी न किसी तरह जरूर इस चोरी का पता लगा कर रहेगा। पता लगाए बगैर आराम नहीं करेगा। कई रातें और गुजर गईं और चोर का कुछ पता न चला। एक रात वो दरख्तों के नीचे घूम रहा था कि यकायक एक शाख को हरकत सी हुई। उसने ऊपर देखा तो कोई चीज हरकत करती हुई महसूस हुई। वो दरख्त से लगकर खड़ा हो गया। रोशनी बहुत कम थी। वो बराबर ऊपर देखने की कोशिश कर रहा था। इतने में उसकी नजर एक बंदर पर पड़ी। वो एक लम्हे में दिखाई दिया, दूसरे लम्हे नजरों से ओझल हो गया। चंद लम्हों के बाद उसने देखा कि वो दीवार के पार पीपल के एक दरख्त पर नजर आया और फिर नजर ना आया। तो ये काम उस बंदर का है। बहुत खूब, लेकिन ये सेब लेकर चला क्यों जाता है और जाता कहाँ है? ये मामला उसे बड़ा अजीबो गरीब मालूम हुआ। हो ना हो इसमें कोई राज है, उसने दिल में सोचा। अब वो इस बात पर तुल गया कि इस राज पर से पर्दा उठाकर ही दम लेगा। अगली रात वो दरख्तों के नीचे खड़े होने की बजाय बाग के बाहर पीपल के पेड़ से कुछ फासले पर छुप गया और बंदर का इंतजार करने लगा। अभी रात का इब्तदाई हिस्सा ही गुजरा था कि बंदर भागता हुआ आया। देखते ही देखते पीपल के ऊपर चढ़ गया। वहाँ से सेब के दरख्त पर जा पहुंचा और जब दोबारा पीपल के पेड़ पर आया तो उसके मुंह में एक टहनी को पकड़ रखा था। उस टहनी से एक सेब लटक रहा था। बंदर को क्या खबर कि पीछे कौन है कौन नहीं है। वो पीपल के पेड़ से नीचे उतरा और एक तरफ जाने लगा। वो शख्स चाहता तो उसे डरा सकता था या पकड़ने की कोशिश कर सकता था, लेकिन उसने मुनासिब ये समझा
کہ اس کا تعاقب کرے اور معلوم کرے کہ آخر یہ سیب لے کر جاتا کہاں ہے اور وہاں جا کر کیا کرتا ہے۔ بندر آگے آگے چلا اور وہ شخص پیچھے پیچھے۔ بندر کو اس بات کا کوئی احساس نہیں تھا کہ اس کے پیچھے ایک شخص چلا آ رہا ہے اور جو اسے متواتر دیکھ رہا ہے۔ راستے میں کئی میدان آئے، پتھریلی زمین آئی، ایک ندی بھی آئی، مگر کیا مجال جو بندر کہیں رکا ہو۔ ندی کے پل پر سے گزر کر وہ ایک جھونپڑی کی طرف چلنے لگا جو کچھ فاصلے پر نظر آ رہی تھی۔ تو بندر اس جھونپڑی میں جانا چاہتا ہے، اس شخص نے سوچا، اور واقعی وہ تیزی کے ساتھ جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ اب وہ شخص کیا کرے، اندر جائے یا باہر ٹھہرے؟ نہ جانے اس جھونپڑی میں کون رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کیسا آدمی ہے۔ اس شخص نے چند منٹ سوچا اور جھونپڑی کے دروازے پر پہنچ کر پکارا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے دوسری بار یہی سوال پھر کیا، پھر تیسری مرتبہ پکارا۔ اب کے اندر سے ایک بڑی کمزور آواز آئی، کون ہے؟ آ جاؤ۔ وہ شخص اسی وقت اندر گیا۔ وہاں اس نے جو کچھ دیکھا اس پر حیران رہ گیا۔ ایک بوڑھا آدمی مٹی کے دیے کی مدھم روشنی میں چارپائی پر بیٹھا ہے۔ اس کے ہاتھ میں وہی سیب ہے جو بندر لایا ہے۔ وہ سیب آہستہ آہستہ کھا رہا ہے اور بندر سامنے بیٹھا بڑی دلچسپی سے اسے کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ بوڑھے نے جب ایک اجنبی آدمی کو اندر آتے دیکھا تو بولا، تم کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ اس شخص نے سارا قصہ سنا دیا۔ جناب، بات یہ ہے کہ، بوڑھا بولا، ایک حکیم نے مجھے بتایا تھا کہ سیب تمہارے لیے بہت مفید ہے۔ جب تک میرے پاس پیسے تھے بازار جا کر سیب خرید لاتا تھا اور کھا لیتا تھا۔ بندر نے مجھے سیب کھاتے دیکھا تھا، اس لیے جس وقت میرے پاس سیب خریدنے کے لیے کچھ نہ رہا تو یہ سیب لانے لگا۔ وہ شخص بندر کی وفاداری پر بہت خوش ہوا، بولا، انسان کا صرف انسان ہی دوست نہیں، حیوان بھی ہو سکتا ہے، اور بندر نے دوستی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب تم دونوں میرے یہاں چلو، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، چین سے زندگی بسر کرو۔ چنانچہ وہ دونوں کو اپنی حویلی لے آیا، مگر دوسری صبح حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ بندر کہیں چلا گیا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔